सो कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में एक्चुअली पढ़ने वाले हैं। तो फ्यूडल पिरामिड ऑफ पावर है ना, तो फ्यूडल सिस्टम के बारे में पहले हम जानेंगे कि फ्यूडल सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है। और इसका जो पिरामिड है, मतलब कि सबसे ऊपर इसमें किंग है जिसके पास सबसे ज़्यादा अल्टीमेट पावर होती है। उसके बाद नोबल्स आते हैं, क्लर्कमैन आते हैं, नाइट्स आते हैं, प्रीजेंट्स आते हैं, वो पढ़ेंगे सब इसमें। अगला है कि फंक्शन क्या है, फ्यूडल सिस्टम कैसे वर्क करता है ना। फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड है, उन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे है ना। थर्ड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड स्टेट क्या है ना। सर्वाइवल की क्या स्ट्रगल थी, सर्वाइवल की फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों के लिए है ना। मिडिल क्लास ऑफ द थर्ड स्टेट, तो जैसा कि थर्ड स्टेट के बारे में मैंने बताया था अभी आपको कि फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड है, तो उसमें थर्ड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि मिडिल क्लास के कौन से लोग थे थर्ड स्टेट के है ना। और फ्रेंच रिवोल्यूशन के समय कौन से फिलोसोफर थे, कौन से दार्शनिक थे है ना, कौन से विचारवादी लोग थे, ठीक है, जिन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन के आइडिया जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी होती है उसको उन्होंने फैलाया। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। Chapter first is on French Revolution. Today we often take the idea of liberty, freedom and equality for granted, but we need to remind ourselves that these ideas also have a history. By looking at the French Revolution, you will read a small part of that history. The French Revolution led to the end of monarchy in France, a society based on privilege give away to a new system of government. So let's just read this chapter and find out the values that are given in this chapter. So let's just start this story of French Revolution, French society during the late 18th century. तो स्टोरी की जो स्टार्ट फ्रेंच रिवोल्यूशन की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है आपकी 18th सेंचुरी के अंत से है ना। तो इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग एक्सीडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। ठीक है ना, तो 1774 में लुइस 16 को बर्बन फैमिली के जो थे है ना उनको सिंहासन यानी कि थ्रोन मिला, राज्य मिला फ्रांस का है ना। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड है ना, वो 20 साल के थे एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी है ना। और मैरी एंटोनी नाम की प्रिंसेस से, जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, उनसे शादी हुई, मैरिज हुई है ना। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ट्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। ठीक है ना, तो जब नए राजा ने अपना तख्त संभाला, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम, लुइस 16 की, तो इन्होंने जब अपना तख्त संभाला तो उनको ये पता चला कि जो रिसोर्सेज हैं फ्रांस के, फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं, मतलब जो फ्रांस का जो शाही खजाना है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है ना, खजाने में कुछ नहीं है, पूरा ड्रेन्ड है ना। ये तो ये किस कारण था, ये एडेड टू दिस was the cost of maintenance the extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। देखिए, तो इसके 2 कारण यहाँ पर कुछ बताए हैं कि लंबे समय से जो वॉर चल रही थी, ठीक है, एक पहला कारण उसका था जिसकी वजह से फाइनेंशियल रिसोर्स जो था फ्रांस का पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। दूसरा ये था कि जो एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट था, मतलब जो कोर्ट था उनका, जो क्या कहते हैं, जो पैलेस था वर्सेलिस का है ना, वर्सेलिस का जो पैलेस था, उस पैलेस को संभालने के लिए है ना, उसको मेंटेनेंस करने के लिए जो कॉस्ट लगती थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी उस समय है ना। तो जो इतना बड़ा कोर्ट हुआ करता था, जो दरबार हुआ करता था, ठीक है, वर्सेलिस का, उसको संभालने के लिए कॉस्ट जो थी मेंटेनेंस की वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये भी एक कारण था जिससे जो फाइनेंशियल रिसोर्स थे है ना वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके थे है ना। अंडर लुइस 16, तो जब लुइस 16 आए है ना, तो फ्रांस ने हेल्प की 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की है ना, और उनको इंडिपेंडेंट दिलाया है ना, और अपने कॉमन एनिमीज से जो कि ब्रिटेन था। ठीक है, यानी कि अमेरिका की मदद की यहाँ पर फ्रांस ने है ना, और किसके नेतृत्व में मदद की यहाँ पर, लुइस 16 के नेतृत्व में मदद की फ्रांस ने अमेरिका की। ठीक है, तो फिर मदद की है यहाँ पर, तो फिर से मदद करते समय फिर वही फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज था फ्रांस का वो फिर और ज़्यादा कम हो गया है ना। और ब्रिटेन के खिलाफ जो युद्ध था उसमें उन्होंने उसकी मदद की है ना। 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को उन्होंने आज़ादी दिलाई। ठीक है, द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लिव्स टू द दैट डेप्ट दैट
already risen to more than 2 billion livres. ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने लिवर बताया है ये उस समय की करेंसी है, यूनिट है, जो कि फ्रांस में चलती थी, है ना। तो जो वॉर के कारण, है ना, तो वॉर के कारण ये हुआ कि मतलब कि 1 बिलियन लिवर से ज़्यादा का कर्जा हो गया। ठीक है। और जब वॉर और आगे बढ़ी तो उसकी वजह से जो कर्जा था वो 2 मिलियन लिवर से भी और ज़्यादा बढ़ गया, है ना। लेंडर हु गिव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है ना। और जो लेंडर्स थे, है ना, लेंडर्स मतलब जो लोग पैसा उधार देते थे फ्रांस को, है ना, उन्होंने अब 10% से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया उस लोन पर जो वो दिया करते थे लोन फ्रांस को, है ना। तो जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, सो द फ्रांस गवर्नमेंट ऑब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज टू इस बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, है ना, उसको अपने बजट का काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ही पे करना पड़ता था, मतलब क्योंकि उनको इंटरेस्ट का 10% पे करना पड़ता था, है ना। तो जो लोन लिया था फ्रांस की सरकार ने उसका 10% पे करना पड़ता था। तो जितनी उनकी कमाई होती थी, जितना उनका बजट होता था, उस बजट में ज़्यादातर हिस्सा उनका इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ही चला जाता था, है ना। और अपने जो रेगुलर खर्चे होते थे, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करने का खर्चा, कोर्ट को मेंटेन करने का खर्चा, गवर्नमेंट चलाने के लिए ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जो खर्चा हुआ करता था, है ना, ये सारे खर्चों को पूरा करने के लिए जो फ्रांस की सरकार थी, है ना, उसको टैक्स बढ़ाने पड़े, है ना। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस, है ना। तो यहाँ पर फ्रांस के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो फिर उसको टैक्स बढ़ाने ही पड़े। बट इंक्रीजिंग द टैक्स डिड नॉट हेल्प द स्टेट ऑफ फ्रांस, है ना। लेकिन टैक्स बढ़ाने से भी फ़ायदा नहीं हो पाया फ्रांस की स्टेट का, जो उनका मोटिव था वो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है। तो आप आगे चलते हैं, देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी के बारे में। तो जो फ्रांस की सोसाइटी थी, है ना, वो 18th सेंचुरी में डिवाइडेड थी 3 स्टेट्स में, है ना। ओनली द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्स। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फ्रांस की सोसाइटी के बारे में, कैसी फ्रांस की सोसाइटी थी उस समय। ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम का मतलब होता है बेटा पुरानी सत्ता। ठीक है। तो द ओल्ड रिजाइम डिस्क्राइब, तो पुरानी सत्ता के हिसाब से जो सोसाइटी थी, है ना, मतलब कि ये बताते हैं कि 18वीं शताब्दी से पहले जो फ्रांस की सोसाइटी थी, है ना, और तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर एंड इट वॉज एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। It was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages। ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊँ तो जो फ्रांस था उस समय, ठीक है, यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो स्टेट्स में डिवाइड थी, है ना, कुछ अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड थी। इसी स्टेट का जो डिवीज़न है इसी को हम फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। ठीक है। फ्यूडल सिस्टम में सबसे ऊपर जो होता है इसके पिरामिड में वो किंग होता है, उसके बाद आते हैं नोबल्स, उसके बाद आते हैं नाइट्स और उसके बाद आते हैं प्लीजेंट्स। ठीक है। तो जो किंग होता है ना, ही ओन ऑल द लैंड ऑफ द स्टेट, मतलब कि पूरे राष्ट्र की संपत्ति, यानी वो उसकी होती है, किंग की, है ना। किंग के बाद अथॉरिटी में जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है वो होता है नोबल। ठीक है। नोबल के बाद आते हैं नाइट्स। नाइट्स बेसिकली सोल्जर्स होते हैं। ठीक है। और सबसे लास्ट में आते हैं प्लीजेंट्स, है ना। प्लीजेंट्स बेसिकली मजदूर, किसान, है ना, ये लोग जो निचले ओहदे का काम करते हैं ये सारे किस में आते हैं, प्लीजेंट्स में आते हैं, है ना। तो ये फ्यूडल पिरामिड है पावर का, है ना। और ये पूरा सिस्टम है जिसमें पावर जो है वो अलग अलग क्या कहते हैं, दबके के लोगों पर अलग अलग सबके पास जो होती है, ये पूरा जो सिस्टम है जिसमें अलग अलग मैंने किंग बताया, नोबल बताया, नाइट्स बताया, प्लीजेंट्स बताया ना, तो ये पूरा जो सिस्टम है इसको फ्यूडल सिस्टम कहते हैं, है ना। तो यही फ्रांस में फॉलो होता था। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो सिस्टम था ये कैसे वर्क करता था। ठीक है। सिस्टम में मैंने जैसे बताया था आपको, ये जो पिरामिड था, इस पिरामिड में सबसे ऊपर जो सबसे अल्टीमेट जिसके पास पावर होती थी वो किंग रहता था, है ना। उसके नीचे उसके कुछ वेसल्स रहते थे किंग के, यानी कि जिसको हम नोबल्स कहते हैं, वो रहते थे। ठीक है। जो कि किंग के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पावर में होते थे, जिनके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती थी, ज़्यादा लैंड होती थी, ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी किंग के बाद, है ना। उसके बाद दूसरे और नीचे अगर हम आएंगे पिरामिड में अपने,
तो हमें मिलते हैं यहाँ पर सोल्जर्स मिलते हैं ना, यहाँ पर हमें नाइट्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन देते थे। और सबसे निचले स्तर पर, जैसा कि मैंने बताया था आपको इस पिरामिड के, यहाँ पर होते हैं प्लीजेंट्स होते हैं, मजदूर होते हैं, काम करने वाले लोग, फार्मर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे लोग होते हैं। ये मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले किंग जो था, द किंग ओन ऑल द लैंड इन द कंट्री, है ना। किंग के पास मतलब कि उसकी कंट्री में जितनी भी लैंड थी वो उसी के नाम से है ना, वो उसी का हक है उस लैंड पर, ठीक है। एंड मेड द लॉ एंड ही गिव एन एरिया ऑफ लैंड कॉल्ड द फीफी टू द रिच लॉर्ड्स एंड नोबल, है ना। अब ये था कि जो राजा हुआ करता था उस समय, है ना, वो सारे नियम बनाया करता था, सारे लॉज बनाया करता था, है ना। जितनी भी संपत्ति हुआ करती थी, ज़मीन हुआ करती थी, उस पर राजा का अधिकार हुआ करता था, है ना। वो ये ज़मीन का जो एरिया हुआ करता था, वो जो एरिया ऑफ लैंड हुआ करता था, वो लॉर्ड्स को या नोबल्स को दे दिया करता था, ठीक है। अच्छा, जो नोबल्स हुआ करते थे, है ना, वो उन लैंड का कुछ भाग किसको दे दिया करते थे, सोल्जर्स को दे दिया करते थे, है ना। सोल्जर्स का मतलब यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, नाइट्स, है ना, नाइट्स को दे दिया करते थे, है ना। अब जो नाइट्स होते थे, है ना, वो प्रोटेक्शन दिया करते थे यहाँ पर, है ना। किंग को प्रोटेक्शन दिया करते थे, उसके बदले में नोबल्स को प्रोटेक्शन दिया करते थे उसके बदले में, ठीक है। और प्रीजेंट्स को भी प्रोटेक्शन वो दिया करते थे उसके बदले में, ठीक है। अब जो प्रीजेंट्स हुआ करते थे, है ना, तो उन ज़मीनों पर काम किया करते थे, वक्त, है ना। प्रीजेंट्स वर्क द लैंड फॉर द नोबल्स एंड नाइट हु इन टर्न ऑफर देम प्रोटेक्शन, है ना। अब जो जो ज़मीन का टुकड़ा था, मतलब कि जो ज़मीनें थी, है ना, जिस पे राजा का हक था और ना नोबल्स का हक था और कुछ नाइट्स का भी हक था, है ना। इन ज़मीनों पे काम कौन करता था, प्रीजेंट्स काम करते थे, ठीक है। और उसके बदले में उन प्रीजेंट्स को क्या मिलता था, प्रोटेक्शन मिलता था, ठीक है। शत्रुओं के आक्रमण से प्रोटेक्शन मिलता था, ठीक है। और उसके बदले में उनके काम करने के लिए क्या कहते हैं, शेल्टर दिया जाता था, ठीक है, और फूड दिया जाता था, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये पूरा सिस्टम जो था यहाँ पर वर्क करता था। जो फ्रांस की, जैसे मैंने बताया था कि कैसे सिस्टम वर्क करता था, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, है ना। तो देखते हैं इसके फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है। तो जो फर्स्ट स्टेज था इसका, उसको हम क्लर्जी कहते हैं। तो जो क्लर्जी है ना, ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च एंड दे हैव एक्सेस टू द हाई ऑफिस एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रांस की सोसाइटी थी उसमें 3 प्रकार के लोग थे। पहला जो स्टेट था, जिसको फर्स्ट कह रहा हूँ, तो फर्स्ट स्टेज में क्लर्जी हुआ करते थे। तो जो क्लर्जी हुआ करते थे, ये वो ऐसे लोग हुआ करते थे जिनके पास कुछ स्पेशल फंक्शन हुआ करते थे चर्च के, है ना। चर्च के कुछ स्पेशल फंक्शन थे उनके पास, है ना, और हाई ऑफिसेस में उनका एक्सेस था, ठीक है। उनको टैक्स नहीं देना होता था, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, है ना, टैक्स फ्री होता था उनके लिए सब कुछ। दूसरा स्टेट, तो दूसरा स्टेट किसका है, दूसरा स्टेट है आपका नोबल्स का, नोबिलिटी हमें जैसे कहते हैं। रिच नोबल्स ओनिंग लैंड, तो जो बड़े जो रिच नोबल्स हुआ करते थे उनकी लैंड हुआ करती थी, ज़मीनें हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, इनको भी टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये भी एग्जेम्प्टेड थे टैक्स पेमेंट से, है ना। एन्जॉय द सर्विस फ्रॉम द प्लीजेंट्स एंड obliged to work in houses, field and to serve in the army or to participate in building roads, है ना। तो ये इस प्रकार से प्रीजेंट से काम करवाया करते थे, घरों पर काम करवाया करते थे, फील्ड में काम करवाया करते थे, आर्मी में काम करवाया करते थे, है ना, बिल्डिंग रोड्स में काम करवाया करते थे। तो कुल मिला के ये एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन देखा करते थे नोबिलिटी के जो लोग हुआ करते थे, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेट थी, उसमें क्या है कि टोटल पॉपुलेशन का 98% लोग जो थे वो थर्ड स्टेट में थे। यानी कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसमें 3 स्टेट थी। पहली स्टेट में क्लर्गी हुआ करते थे, सेकंड में नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट जो थी उसमें 98% पॉपुलेशन थी। फर्स्ट स्टेट क्लर्गी थे, है ना, जो किसका काम करते थे, चर्च का काम किया करते थे। सेकंड जो हुआ करते थे वो रिच नोबल्स हुआ करते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, पैसा हुआ करता था, वो सबसे काम करवाया करते थे और उनको भी टैक्स पेमेंट की ज़रूरत नहीं थी, मतलब उनको टैक्स नहीं देना होता था। थर्ड स्टेट जो था, है ना, उसमें अलग अलग तबके के लोग थे, है ना। सबसे पहले जो लोग थे वो रिच बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे यानी कि व्यापारी थे, है ना, कोर्ट के ऑफिसर्स थे, लॉयर्स थे, है ना। तो ये थर्ड स्टेट के लोग थे। और इसके अलावा कुछ प्लीजेंट्स यानी कि कुछ मज़दूर हैं, कुछ आर्टिसंस हैं, है ना। आर्टिसंस
और मजदूर, ये जो है ये भी थर्ड स्टेट का ही पार्ट है यहाँ पर। तो आर्टिसंस मतलब कारीगर, ठीक है। और जो बाकी के बचे लोग थे थर्ड स्टेट में, वो स्मॉल प्लीजेंट्स मतलब कि छोटे काम करने वाले, लैंडलेस लेबर, है ना, सर्वेंट्स नौकर, है ना। तो ये सारे लोग जो थे वो थर्ड स्टेट में आते थे, ठीक है। तो मैं फिर से बताता हूँ, 3 स्टेट थी। पहला स्टेट में क्लर्की थे। क्लर्की कौन होते थे? जो चर्च का फंक्शन परफॉर्म करते थे। सेकंड होते थे नोबिलिटी। नोबिलिटी कौन होते थे? जो रिच, क्या कहते हैं, इनके पास रिच हुआ करते थे, ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, टैक्स नहीं पे करना होता था उन्हें, है ना। और वो सभी से काम करवाया करते थे, एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोवाइड करा करते थे। और थर्ड जो स्टेट थी उसमें 98% पॉपुलेशन थी, जिसमें रिच बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर्स, प्रीजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल प्रीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, ठीक है ना। तो ये थी आपकी थर्ड स्टेट। तो इस प्रकार से जो फ्रांस की सोसाइटी थी यहाँ पर, वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। यहाँ पर थर्ड स्टेट के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो जो थर्ड स्टेट था, जैसा मैंने बताया था आपको, उसमें 98% पॉपुलेशन थी, है ना। तो उसमें 3 प्रकार से लोग आते थे। सबसे पहले जो हुआ करते थे वो होते थे बोगोवाशी। ये फ्रांस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन, उसमें मतलब कि पूंजीपति यानी कि पैसे वाले लोग हैं वो आते हैं, जैसे कि मर्चेंट है, व्यापारी, वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग, है ना। बिलीव्ड इन लिबर्टी, जिनका स्वतंत्रता, इक्वालिटी में, है ना, इन सारी आदर्शों में मानना हुआ ऐसे लोगों का, ठीक है। एंड हैड टू पे हाई टैक्सेस थ्रू स्टिल रिटेन मच ऑफ देयर वेल्थ, है ना। और ये ऐसे लोग होते थे जो ज़्यादा टैक्स पे किया करते थे, और टैक्स पे करने के बाद भी उनके पास काफ़ी संपत्ति हुआ करती थी। तो ये थर्ड स्टेट के सबसे पहले पैसे वाले यानी मूल्यवान लोग थे। दूसरा थे वर्कर इन द सिटीज़, है ना, अर्न लो वेजेस, ऑफन अनएम्प्लॉयड एंड ऑफन हंगरी, ठीक है ना। तो दूसरे थे थर्ड स्टेट के लोग, वो वर्कर थे जो कि सिटीज़ में काम करते थे, है ना, कम तनख्वाह पर, कम मजदूरी पर काम किया करते, लो वेजेस पे काम किया करते थे, अनएम्प्लॉयड हुआ करते थे, काम नहीं हुआ करता था, बेरोज़गार हुआ करते थे, और ज़्यादातर भूखे रहा करते थे, ठीक है। तो ये दूसरे प्रकार के लोग थे जो थर्ड स्टेट में मिलते थे। और थर्ड स्टेट में पीजेंट्स हुआ करते थे, मजदूर हुआ करते थे, है ना। हाफ ऑफ देयर इनकम वाज पेड आउट ऑफ द नोबल टैक्सेस एंड चर्च, है ना। आधी जो उनकी इनकम हुआ करती थी, है ना, वाज पेड आउट ऑफ द नोबिस चर्च, और टैक्स के मतलब टैक्सेस के द्वारा उनकी जो इनकम हुआ करती थी वो वहाँ से पे की जाती थी, ठीक है। मतलब वो बेसिकली कुछ कमा नहीं सकते थे, ये समझिए आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे जो पे करने पड़ते थे। पहला, चर्च जो टैक्स लिया करता था प्रीजेंट से, उसको तिट्स कहते हैं, है ना। तिट्स का मतलब होता है 10वां भाग, है ना, 10th पोर्शन, है ना। तो चर्च जो हुआ करता था वो लिफ्ट किया करता था तिट्स को प्रीजेंट्स पर। ये टाइप ऑफ क्या है, टैक्स है ना। दूसरा टैक्स है टाइल्स, है ना। तो जो दूसरा है टाइल्स, ये फ्रांस भाषा का शब्द है ना, टाइल्स। तो ये टैक्स हुआ करता था जो कि डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट हुआ करते थे, उसमें जो राज्य हुआ करता था, यानी कि हम कह सकते हैं कि राजा की जेब में जाया करता था ये एक प्रकार से टैक्स। और तीसरा टैक्स हुआ करता था जो पीजेंट्स पे किया करते थे, वो था इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। ये उन आर्टिकल्स में मतलब कि मतलब जो एवरीडे आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि सॉल्ट या टोबैको, ऐसी चीज़ों के कंजप्शन करने के लिए, ऐसी चीज़ों को उपभोग करने के लिए जो चीज़ें हम खरीदते हैं, है ना, जैसे कि मैंने सॉल्ट खरीदा या टोबैको खरीदा, तो ऐसी चीज़ों को जब मैं खरीदूंगा तो मुझे उस पर जो इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा वो। तो इस प्रकार से तीनों टाइप के जो टैक्स हुआ करते थे वो थर्ड स्टेट को देने होते थे, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेट हुआ करता था, है ना, जिसको मैंने क्लर्की बताया था, वो टैक्स नहीं देता था, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड था। और जो दूसरा स्टेट था जिसमें नोबल्स हुआ करते थे, वो भी टैक्स पे नहीं किया करते थे, वो भी एग्जेम्प्टेड हुआ करते थे टैक्स से। तो जो टैक्स का जो पूरा बर्डन था वो किस पे था, थर्ड स्टेट पे था, ठीक है। तो द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट ओनली, ठीक है। तो ओल्ड रिजाइम मतलब पुरानी सत्ता। तो जिस प्रकार की सत्ता, जैसे कि हम फ्रांस सोसाइटी में जिस प्रकार की सत्ता हम पढ़ रहे हैं, तो उसका एक मजाक बनाते हुए, है ना, उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए आप अपने सामने स्क्रीन पर एक देख सकते हैं, एक कार्टून फिगर है आपके सामने, जिसमें थर्ड स्टेट में एक व्यक्ति दिखाया गया है ना, जिसके हाथ पैरों में आप देख सकते हैं चेन्स हैं। वो जो व्यक्ति है ना, उसके ऊपर 2 व्यक्ति और बैठे हैं, 3 व्यक्ति और बैठे हैं। जो 2 व्यक्ति उस व्यक्ति के ऊपर बैठे हैं वो क्लर्की और नोबल्स हैं, है ना। तो यहाँ पर ये है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो इस बात पे डिपेक्ट था
कि जो थर्ड स्टेट का व्यक्ति था, यानी कि जो पीजेंट्स थे, है ना, वो सपोर्ट कर रहे थे, मतलब कि उन्हीं की बैक पर निर्भर था। कौन? मतलब उन्हीं को सारा बर्डन लेना था यहाँ पर। किसका बर्डन लेना था? नोबल्स का भी और क्लर्गी का भी, है ना, और प्लस किंग का भी। तो यहाँ पर जो सारा बर्डन यहाँ पर था वो किसके ऊपर था? यहाँ पर थर्ड स्टेट के ऊपर था, है ना, जिसमें हम ज़्यादातर प्रेजेंट्स थे। ठीक है, तो यही एक मुख्य कारण रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अभी हमने फ्रांस की सोसाइटी का स्ट्रक्चर पढ़ा। ये बताया कि फ्रांस की सोसाइटी में 3 स्टेट के लोग थे और कैसे उनके बीच में फ्यूडल सिस्टम वर्क करता था। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है वो है द स्ट्रगल फॉर सर्वाइव, है ना। बाय 1789 द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस हैड रीच 28 मिलियन फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715। तो यहाँ पर है कि ऑब्वियसली कि जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो बढ़ती जा रही थी, है ना, एंड दिस लीड टू द रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन, है ना। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए फूड ग्रेन की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, ये बात जाहिर है। प्रोडक्शन कुड नॉट कीप पेस विद द ग्रोइंग डिमांड, है ना, और जिस प्रकार से डिमांड बढ़ती जा रही थी लोगों की, उस प्रकार से प्रोडक्शन उन डिमांडों को पूरा नहीं कर पा रहा था। द प्राइजेज ऑफ द ब्रेड, है ना, रोज रैपिडली, है ना। तो ब्रेड एक्चुअली वहाँ का एक आहार है जो खाया जाता है ना। तो इस प्रकार से जो प्राइस थे ब्रेड के वो वहाँ पर बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हु वर्कड एज लेबर हैव फिक्स्ड वेजेस, द वेजेस कुड नॉट कीप पेस विद द प्राइस एंड प्राइजेस। ठीक है, अब वहाँ के जो लोगों की कंडीशन ये थी कि जो ज़्यादातर लोग थे वो वर्कर थे, है ना, और लेबर के तौर पर काम किया करते थे वो। ठीक है, और उनकी जो वेजेस यानी मजदूरी थी वो भी फिक्स थी, है ना। लेकिन प्राइस बढ़ते जा रहे थे चीज़ों के, लेकिन उनकी जो मजदूरी थी, जो उनकी तनख्वाह थी, वो नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वाइडेंड। तो इस प्रकार से गरीब और अमीर के बीच का जो गैप था वो बढ़ता जा रहा था फ्रांस में। ठीक है, ड्यूरिंग ड्रॉथ एंड हेल द सिचुएशन वुड रोज इन एट द हार्वेस्ट वुड रिड्यूस्ड, है ना। अब जब फ्रांस का एक ऐसा समय आया कि जब वहाँ पर सूखा पड़ा, है ना, तो उस समय हार्वेस्ट मतलब कि हार्वेस्ट का यहाँ पर यह है कि जो क्रॉपिंग होता है और जो कल्टीवेशन होता है उससे जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है वो भी काफ़ी कम हो चुका था, है ना। दिस लीड टू द सस्टेंशियल क्राइसिस एंड एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिविंग आर एंडेंजर्ड। ठीक है ना, तो इस प्रकार से एक ऐसी सिचुएशन सामने आके खड़ी हो गई, है ना, जिसमें एक व्यक्ति अपनी जीविका भी नहीं कमा पा रहा था। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी। ठीक है, दूसरी तरफ पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड भी लोगों की बढ़ चुकी थी खाने पीने की चीज़ों के लिए, वो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी कंजप्शन की, प्लस इनकम भी नहीं थी लोगों की ज़्यादा, गरीब हो रहा था अमीर और अमीर होता जा रहा था। ठीक है, प्राइस बढ़ते जा रहे थे चीज़ों के। ठीक है, और कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे ड्रॉथ आने की वजह से जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन का वो और कम हो गया, है ना। तो ये ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई लोगों के सामने, है ना, जिसमें वो अपने जीने के लिए जो जीविका है ना, वो तक नहीं कमा पा रहे थे, वो भी खतरे में उनकी आ चुकी थी। ये सिचुएशन क्रिएट हुई यहाँ पर फ्रांस में। अब एक ऐसी सिचुएशन देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन हुई कि एक्सट्रीम पॉवर्टी क्रिएट हुई, चीज़ों के दाम बढ़ना शुरू हुए, है ना। तो यही एक ऐसा समय था कि जब मिडिल क्लास, थर्ड स्टेट का जो मिडिल क्लास था वो निकल के आया, द इमरजेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ मिडिल क्लास ऑफ द थर्ड स्टेट। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी इस बात की गवाह रही है, इस बात की विटनेस रही है कि उस समय सोशल ग्रुप इस्टेब्लिश हो गए थे, है ना, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप था, है ना, ये रिवोल्ट पर आ चुका था, क्रांति पर आ चुका था, है ना। किसके विरुद्ध? क्योंकि टैक्स बढ़ते जा रहे थे, है ना, और सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि 3 स्टेट थी, ठीक है ना। फर्स्ट जो स्टेट थी वो क्लर्गी थे, सेकंड जो स्टेट थी, है ना, वो नोबल्स थे। तो जो क्लर्गी और जो नोबल्स हुआ करते थे ना, उनको टैक्स नहीं पे करना होता था, मतलब प्रिविलेजेस, मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलते थे। यहाँ पर प्रिविलेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते थे उनको, है ना, बाय बर्थ ही मिलते थे एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो इस प्रकार का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते थे उनको, जैसे कि टैक्स वगैरह नहीं पे करना होता था, या बहुत ज़्यादा उनके पास धन या संपत्ति हुआ करती थी और अधिकार हुआ करते थे उनके पास बहुत ज़्यादा जन्म से ही, है ना, क्योंकि वो नोबल्स थे और क्लर्गी थे। तो इस प्रकार की जो सिस्टम था प्रिविलेज का, है ना, और जो इंक्रीजेस टैक्स थे, है ना, इन दोनों के खिलाफ
एक विद्रोह शुरू कर दिया, एक रिवॉल्ट शुरू कर दिया। किसने शुरू कर दिया? मिडिल क्लास ने शुरू कर दिया, है ना, थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास ने। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने अराइज ये होता है कि हु वर द पीपल ऑफ द मिडिल क्लासेस, है ना, बाय प्रोफेशन कौन थे ये मिडिल क्लास के लोग, है ना। मिडिल क्लास के लोगों के अंदर इंक्लूडेड द मर्चेंट्स, व्यापारी, मैन्युफैक्चरर, है ना, लॉयर्स, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एक्सेट्रा। ये सारे जो लोग थे वो मिडिल क्लास के लोग थे, ठीक है। आगे, ऑल दीज वर एजुकेटेड, ये सब पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड थे, है ना, एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन अ सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। और इनका मानना था कि जो सिस्टम है प्रिविलेज का वो ख़त्म होना चाहिए, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, जिसको जन्म के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट यानी कि प्रिविलेजेस मिलते हों, जैसे कि नोबल्स को मिलते थे या क्लर्गी को मिलते थे, ठीक है। रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंड ऑन इट्स मेरिट, है ना। और उनका ये मानना था कि व्यक्ति के मेरिट से यानी कि व्यक्ति के हार्ड वर्क से ही उनकी सोसाइटी में एक पोजीशन होनी चाहिए, है ना। जैसे कोई व्यक्ति जब ज़्यादा मेहनत करता है, आईपीएस आईएएस मिल बनता है, तो उस व्यक्ति को अलग सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर, अपने हार्डवर्क, अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर, है ना, समाज में अपनी खुद की पोजीशन बनानी चाहिए, ना कि उसको जन्म के आधार पर, है ना, कुछ स्पेशल प्रिविलेज और बेनिफिट मिलने चाहिए ना। इस प्रकार का विश्वास था मिडिल क्लास के लोग। फिलोसोफर ऑफ द एरा, मतलब कि उस समय के फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक। बच्चों, दार्शनिक वो व्यक्ति होता है जो किसी चीज़ के लिए, किसी विषय के प्रति जिसके स्पेशल एक कुछ अलग विचार होते हैं, है ना, जो अलग विचार प्रस्तुत करता है किसी अलग विषय को लेकर और समाज को वो कुछ एक नया ज्ञान देता है, वो व्यक्ति फिलोसोफर कहलाता है यानी कि दार्शनिक कहलाता है ना। तो इस प्रकार से उस समय कुछ विचारवादी यानी कुछ फिलोसोफर हुए थे उस एरा में, फ्रांस में, है ना। जो पहले थे जिनका नाम मैं बताना चाहूँगा आपको, जॉन लॉक। So, the book written by John Locke is the Two Treaties of Government। तो जो बुक लिखी थी इन्होंने, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें उस बुक में उन्होंने बताया था कि मोनार्क का यहाँ पर जो मतलब होता है वो राजशाही होता है, कि जो गवर्नमेंट है ना, उसके खिलाफ, मतलब कि राजशाही के उन्होंने खिलाफ बोला था। उन्होंने बताया था कि जो अधिकार हैं, है ना, किसी देश पर वो किसी राजा के नहीं होने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने इसमें अपने बुक में बताया था, ठीक है। दूसरे जो महान फिलोसोफर हुए थे उस समय के, उनका नाम था जीन जैक रूसो, है ना। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। प्रपोज्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो इन्होंने एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया था कि जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, ठीक है, यानी कि जनता और उनके प्रतिनिधि के बीच में, है ना। तो ये जॉन जैक रूसो, है ना। अगले थे मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉस, है ना। प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो आपको पता है कि उनका मानना था, उन्होंने इसमें प्रपोज किया था कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को, है ना, 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, है ना। इनका जो आइडिया था वो बेस्ड था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पर, है ना। और वो गारंटी देता था सभी इंडिविजुअल राइट्स के बारे में। इंडिविजुअल राइट्स का मतलब आज जो हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं ना, तो हर व्यक्ति का जो अधिकार होता है अपने देश में, तो वो उन्हीं इंडिविजुअल राइट्स के बारे में उन्होंने बताया वहाँ पर, है ना। दिस मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। इनको जो मॉडल था गवर्नमेंट का, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी है, इनका ये जो मॉडल था गवर्नमेंट का, ये यूएसए में फॉलो हुआ, है ना। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, है ना। जब ब्रिटेन से 13 कॉलोनी को इंडिपेंडेंट कराया गया, ठीक है, और यूएसए फॉर्म किया गया, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर्म किया गया, और ब्रिटेन से 13 कॉलोनीज जो थी उनको इंडिपेंडेंट कराया गया, है ना। तब जाके वहाँ पर ये जो सिस्टम था गवर्नमेंट का, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, है ना, 3 पार्ट बताए थे गवर्नमेंट के, वो वहाँ पर फॉलो हुए, है ना। तो ये 3 राइटर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय के। तो ये जो राइटर्स और जो फिलोसोफर, जो विचारवादी लोग थे, है ना, इनके जो आइडियाज़ थे वो डिस्कस होना शुरू हुए और स्प्रेड होना शुरू हुए लोगों के बीच में, है ना, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, है ना। तो और लोगों के अंदर एक रिवॉल्ट की भावना आई, उनको समझ में आया कि गवर्नमेंट की होनी चाहिए, एक सोशल, एक
प्रकार का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, है ना, इस प्रकार से चीज़ें होनी चाहिए जो नहीं है ना। तो ये विचारवादी कुछ लोग थे, कुछ फिलोसोफर थे, है ना, जिनका एक मैं बहुत, तो मैं कहूँगा महत्वपूर्ण विचारवाद एक उनका योगदान रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। उन्हीं ने लोगों को समझाया था, है ना, कि क्या होना चाहिए अपने विचारों से और क्या नहीं होना चाहिए समाज में। ठीक है।